नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया बात आपकी और नमस्ते जी में आपका स्वागत है। और दुष्यंत चौटाला ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन ये लिस्ट जारी होने से पहले कांग्रेस आरोप लगाती थी कि दुष्यंत चौटाला ऐसे कैंडिडेट उतारेंगे जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को फायदा। यानी सीधी सीधी बात है कि बीजेपी के इशारे पर उतारेंगे। लेकिन पहली लिस्ट जो आई है, तकरीबन 5-4 नाम है। मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर पत्रकार हैं, काफ़ी अनुभव है, तो उनसे जानते हैं। मलिक साहब, 5-6 नाम आए हैं। सबसे पहले हम उनके गृह जिला से शुरू करते हैं। रमेश खटक पूर्व विधायक है, क्या लगता है कि वो भाजपा के इशारे पर है या भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए? रमेश खटक चूंकि सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं, सोनीपत की बड़ौदा सीट से वो जब रिजर्व होती थी तो वो वहाँ से विधायक रहे हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं। चूंकि सिरसा रिजर्व है तो सिरसा में अगर वो बीजेपी के इशारे पर टिकट मांगते तो सिरसा से कोई ऐसा उम्मीदवार उतारते मैदान में जो भाजपा को फायदा पहुंचाता, कांग्रेस को नुकसान करता। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने एक पुराने साथी पर विश्वास जताया, भरोसा जताया। और इसके पीछे भी एक बड़ी कारण जो मैं समझता हूँ ये है कि जो जुगाड़ दुष्यंत चौटाला 2019 में जो डिप्टी सीएम बने तो उनके पास वो खुद मानते गए हमारे पास दिग्विजय तो साफ शब्दों में कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा घर के लोग नहीं थे, इसलिए हमें बाहर से लोग हमें उतारने पड़े और वो जुगाड़ करना पड़ा, मजबूरी थी। लेकिन अब चूंकि वो जुगाड़ के पुर्जे अलग अलग होकर बिखर चुके हैं तो अब दुष्यंत चौटाला अपने कैडर को मजबूत करने में लगे और उसी कैडर को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने परिवार के बहुत पुराने रमेश खटक को, अपने विश्वास पात्र रमेश खटक को सिरसा से चुनावी दंगल में उतारा। दूसरी सीट आते हैं हिसार, खुद अपनी माता श्री नैना चौटाला को उतार दिया मैदान में। हिसार क्या मानते हैं? यहाँ पर देखो, पहले उनके परिवार से 2 सदस्य और तीसरे इन्होंने खुद उतार दिया, ये हॉट सीट बना दिया उन्होंने। दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला, इन दो की नज़र शुरू से हिसार लोकसभा पर थी। रणजीत सिंह जो प्रदेश सरकार में मंत्री थे तो वो बार बार कहते थे अगर मुझे भाजपा हाईकमान कहेगी तो मैं हिसार से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। हालांकि उस टाइम वो भाजपा में शामिल नहीं हुए थे, निर्दलीय विधायक के रूप में वो प्रदेश सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनकी नज़र हिसार पर थी। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ कि रणजीत सिंह 1998 में हिसार से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और तब उनकी बहुत बुरी हालत हुई थी। तो उनके मन में एक कसक थी कि मैं हिसार संसदीय क्षेत्र से कभी सांसद बनकर लोकसभा में जाऊं, तो उनकी वो मुराद बीजेपी ने पूरी कर दी। उसके बाद आती है दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला ने भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को से जब बात की लोकसभा चुनाव गठबंधन में कि हमें हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट 2 सीट चाहिए। चूँकि दुष्यंत चौटाला 2014 से 2019 तक हिसार के सांसद रहे, देश के सबसे युवा सांसद भी वो बने थे और उन्होंने बहुत अच्छे एक सांसद के रूप में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत जबरदस्त थी। हमारा कंसेप्ट यहाँ पर ये है, उनकी स्वाभाविक दावेदारी थी कि हम हिसार से लड़ेंगे। इसलिए दुष्यंत चूंकि स्टार प्रचारक पार्टी के लोग दुष्यंत चौटाला थे, अगर वो खुद चुनावी दंगल में उतरते, उनके विरोधी कह रहे हैं कि वो दुष्यंत चौटाला मैदान छोड़कर भाग गए, खुद नहीं लड़े, वही अपनी माता जी को उतार दिया, क्या होता लोकसभा चुनाव में? स्टार प्रचारक चाहिए। अब चूंकि दुष्यंत चौटाला गठबंधन में तो है नहीं, उनके पास स्टार प्रचारक के रूप में वो खुद मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने अपनी माता जी को वहाँ उतार दिया कि माता जी आप वोट मांगिए, मैं आप। तो ये माता जी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगी या कांग्रेस को, या खुद ही चुनाव जीतने के लिए कोशिश करेंगे? सवाल हमारा आज की जो परिस्थितियां हैं, हिसार का जो चुनावी गणित है वो सारा का सारा उलझा हुआ है कांग्रेस की टिकट पर। कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट आने के बाद रणजीत चौटाला, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, सुनैना चौटाला और नैना चौटाला के बीच लड़ाई होगी इस बात की कि कौन कितने वोट ज़्यादा देता है। क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने इनेलो का सारा वोट बैंक अपनी तरफ कर दिया था। अब अभय चौटाला उस वोट बैंक को वापस पाने की फिराक में है, वो इसीलिए खुद कुरुक्षेत्र से चुनावी दंगल में उतरे। सुनैना चौटाला को उन्होंने हिसार से यानी कि उन्होंने भी अपने परिवार के 2 सदस्य इस चुनावी दंगल में झोंक दिए। इसके पीछे वजह है, उनको पता था अगर वो किसी और कैंडिडेट पर हिसार में दांव लगाते हैं अपने परिवार की, सुनैना के अलावा, तो उनको पता था कि उनके कैंडिडेट को कोई सीरियसली नहीं लेगा। और जेजेपी चूंकि अलग हो चुकी है तो जेजेपी उस वोट बैंक को फिर काबू कर जाती। इन दोनों की लड़ाई उसी वोट बैंक की है। अब भाजपा कांग्रेस से का कोई ना ही किसी को फायदा पहुंचा पाएंगे ना नुकसान पहुंचा पाएंगे। इनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो दोनों एक दूसरे अपना वोट बैंक, यानी कि सीधी बात है कि चौधरी देवीलाल की जिस विरासत पर दुष्यंत चौटाला ने अपना पूरा वर्चस्व
हासिल कर लिया था, जी। वो काबिज हो गए थे। आज उसको चुनौती है अभय सिंह चौटाला की तरफ से। और दुष्यंत चौटाला को भी पता है कि अगर वो अपने परदादा चौधरी देवीलाल के राजनीतिक विरासत को अपने साथ लगाए रहे तो भविष्य उनका है। इसीलिए दुष्यंत चौटाला को अपनी मां को वहां से चुनावी दंगल में उतारना पड़ा। अभय चौटाला की भी मजबूरी थी, नहीं तो उनको भी पता था कि एक परिवार के 3 सदस्य जब आमने सामने लड़ेंगे, उन चौधरी देवीलाल के जो कभी पूरे विपक्ष को इकट्ठा करते थे, तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि उनके खुद के राजनीतिक वर्चस्व का सवाल है, इसलिए उस परिवार के 3 सदस्य चुनावी दंगल में। तीसरी टिकट आते हैं फरीदाबाद जी। वहाँ पर एक बार 2 बार शायद बेंदा बने हैं, रामचंद्र बेंदा, और वहाँ से जाट नलिन हुड्डा को शायद उन्होंने टिकट दे दिया है। तो ये टिकट क्या सोच समझ कर दिया कि वहाँ पर वो तो कोई कैंडिडेट जाट उतारेगा नहीं। देखिए, और जाट वोट बैंक है, मैं अगर फरीदाबाद की बात करूं, जाट वोट बैंक है वो, मैं ये कहना चाहता हूँ वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद तो संसदीय, वहाँ से क्या डेंट लगा दिया क्या? फरीदाबाद से रामचंद्र बेंदा 2 बार भाजपा की टिकट पर सांसद हुए। पहले एकमात्र जाट है जो वहां से सांसद हुए। जी। ठीक, अब बात आते हैं कांग्रेस की जो सूची है, जो संभावित उम्मीदवार है, उनमें एक नाम आता महेंद्र प्रताप सिंह का फरीदाबाद से, दूसरा नाम आता करण दलाल का, जो पूर्व मंत्री भी और जाट समुदाय से आता है। अब 5.5 लाख से ज्यादा जाट वोट है फरीदाबाद में, तो दुष्यंत चौटाला को भी ये पता है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। उनकी स्ट्रेंथ भी जाट, और उनका प्रयास होगा कि उस जाट वोट बैंक को वो कम से कम अपनी तरफ मजबूती से लगा के चले, इसीलिए उनको। लेकिन जाट तो इस वक्त उनसे नाराज है, अच्छे खासे नाराज है, वो खुद मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला को इस बात का बेहतर पता है कि उनसे जिस वोट बैंक ने, जिस समुदाय ने, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस समुदाय ने उनको सत्ता ताकत दी थी, आज वो उनसे नाराज है। उनको पता है लोकसभा में नाराजगी निकल जाएगी और वो विधानसभा। दुष्यंत चौटाला की नज़र लोकसभा पर नहीं है, दुष्यंत चौटाला की नज़र विधानसभा चुनाव पर, जो इसके ठीक 4-5 महीने के बाद होने वाले हैं, तो उनकी नज़र वहाँ है, यानी कि निगाहें कहीं पर, निशाना कहीं पर। तो दुष्यंत चौटाला ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारा है फरीदाबाद से, वो भविष्य 2024 के विधानसभा चुनाव को देखकर भी उतारा है। वहाँ उनको पता है कि वो कांग्रेस को भी कोई नुकसान पहुँचे ना पहुँचे, बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुँचने वाला, उनके कैंडिडेट से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला, ये साफ सी बात होने वाला क्यों? अगर जाट वोट जो कांग्रेस की तरफ आज जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कल की हम बात नहीं करते, तो अगर वो थोड़ा सा भी आप रोहतक में देखिए, पिछली बार प्रदीप दहिया के, प्रदीप क्या नाम था उनका, सहवान थे या दहिया, वो 20,000 वोट ले गए थे, दीपेंद्र 6,000 से हार गए थे। दीपेंद्र 6,000 से हार गए, दीपेंद्र की 6,000 की, अगर वो 20,000 वोट वहाँ के लिए दीपेंद्र था। अब चुनाव में यूं तो एक बार वो 3 वोट से हार गए थे और वो अपने 7 वोट दिए हुए थे, ये नहीं है। वो 20,000 वोट कहीं काउंट नहीं होते लोकसभा में, ना उनकी कोई मायने। हकीकत ये है, दुष्यंत चौटाला अपने वोट बैंक को दूसरे की तरफ नहीं जाने देना चाहते, और किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी राजनीतिक दल का यही प्रयास होता है कि हम अपने वोट बैंक को ना कर सकें। गुड़गांव सीट प्राप्त वहाँ शायद फाजिलपुरिया है, कैंडिडेट है जो जेजेपी के, वो उनके क्या समीकरण है, वो उनके टिकट देने के पीछे क्या सोच रही है दुष्यंत? वो दुष्यंत चौटाला जिस कैडर की मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, वो खड़ा करने के प्रयास में। अब दुष्यंत चौटाला होता है इम्पोर्टेड माल, अब दुष्यंत चौटाला को नहीं चाहिए, उनके पास समय है। वो अपने इम्पोर्टेड माल की वजह जो उन्होंने 2019 में इकट्ठा किया था, वो 2024 में, चाहे वो लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव, वो अपना एक कैडर ऐसा चाहते हैं कि जो कैडर कम से कम 10-20 साल उनके साथ जुड़ा रहे। इसीलिए उन्होंने वहाँ से फाजिलपुरिया को चुनावी दंगल में उतारा। और अगर मैं ईमानदारी से बात करूँ तो गुड़गांव में इन जेजेपी इनेलो का गांव पर कुछ भी नहीं है, ना पहले कभी रहा। क्यों इनेलो में तो अभय चौटाला बोलते हैं मेरा 2 सीटों पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, सिरसा और गुड़गांव। अभय चौटाला कोई भी दावा करें, जो जमीनी हकीकत है वो अभय सिंह चौटाला को भी पता है कि गुड़गांव में गोपीचंद गहलोत एक बार जीते थे निर्दलीय, ओम प्रकाश चौटाला की सपोर्ट से जीते थे। गुड़गांव में विधानसभा जब गुड़गांव आती है तब आप बात कर सकते हैं, जब आप लोकसभा की बात करेंगे ना, तब ना इनेलो का कभी वहाँ वजूद था और ना जेजेपी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा वजूद है। इसलिए वो किसी को ना फायदा पहुँचाने की स्थिति है ना नुकसान पहुँचाने की स्थिति। एक सीट बच रही है शायद, कौन सी, वो आपके मोबाइल में है, भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी में वो बहुत पहले डिक्लेयर हो चुकी है। वो मैं मानता हूँ दुष्यंत चौटाला का एक कमजोर सा नाम राव बहादुर सिंह चले हुए कारतूस है, वो कल तक
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस में पहले चौटाला साहब के आशीर्वाद से विधायक बने चौटाला थे। साहब के आशीर्वाद से विधायक बने थे। तो वो चले हुआ कारतूस। और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का जहाँ तक सवाल है, कम से कम इस लोकसभा चुनाव में वहाँ जो फाइट है, मुकाबला है, वो बीजेपी और कांग्रेस का ही रहेगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अगर राव दान सिंह आते हैं तो राव बहादुर की जमानत भी नहीं बचेगी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। हालांकि मुझे नहीं, मतलब चुनाव से पहले इतनी बड़ी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हालात हैं, अगर राव दान सिंह आते हैं तो निश्चित रूप से राव बहादुर सिंह की जमानत जब्त होगी। मुकाबला निश्चित सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। अगर श्रुति चौधरी या किरण चौधरी, जैसे मेरे पास इनपुट है कि किरण चौधरी श्रुति के लिए टिकट मांग रही हैं, लेकिन सोनिया गांधी तो पक्की, मतलब परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, साफ कह दिए कि किरण जी आप लड़िए ना चुनाव, श्रुति का बस का चुनाव नहीं है। 2 हार चुकी है ना लगातार। हाँ, 2 लगातार चुनाव हार चुके हैं श्रुति। देखिए, बंसीलाल हरियाणा के निर्माता रहे हैं, चौधरी बंसीलाल पूर्व सीएम, उनकी राजनीतिक विरासत को, और उनके बेटे सुरेंद्र सिंह जो बंसीलाल से ज्यादा पॉलिटिकल थे। चौधरी बंसीलाल बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, पर वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे, क्योंकि वो ना लोगों को नाराज करते थे बगैर बात के। सुरेंद्र सिंह पूरी तरह से शुद्ध पॉलिटिशियन थे। तो उन दोनों की जो विरासत है, उसको अगर कहीं प्रतिनिधित्व उसका करती है, कोई प्रतिबिंब है, तो किरण चौधरी खुद है। इसलिए सोनिया गांधी ने कहा कि किरण जी आप लड़ी। और मैं एक और नई बता दूं दर्शकों को खुलासा, मेरे विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जो अपने बेटे के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस भाज के, उनको भी अमित शाह ने ये कहा था कि चौधरी साहब, ये आपका ब्रजेंद्र कहीं से नहीं जीत पाएगा, आप सोनीपत से लड़ लीजिए, आप लोकसभा पहुंच जाओगे और बीजेपी की टिकट। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह भी, अब चूंकि वीरेंद्र सिंह क्यों, इसलिए है ना कि भी जो मैंने ठान दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। चलिए चलते चलते जो ये जेजेपी की टिकटें आई हैं, पहला सवाल, एक सवाल में 2 है। पहला सवाल, क्या कोई जीत दिखाई देती है, या दूसरा सवाल, फिर इनमें से सबसे ज्यादा वोट कौन सा उम्मीदवार लेता है अगर सभी ये हार जाते हैं तो? जो फिलहाल 5 उम्मीदवार चुनावी दंगल में जेजेपी ने उतारे, इनमें से अगर बात की जाए कि देखिए जीतने के आसार मुझे फिलहाल किसी के नहीं लग रहे, ईमानदारी से। कोई वो नहीं है कि भाई हाँ आज नहीं है, कुछ हालात नहीं है, फिलहाल नहीं है। आज की सूरत हाल ही है कि वो बिल्कुल ही नहीं है, कि जीतने के चांस नहीं है। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा वोट कौन लेगा। मैं अगर ये कहूँ, आज की स्थिति में सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं वो लगभग एक फुटिंग पे हैं, और उस फुटिंग में भी अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो नैना चौटाला ही इन सबसे ज्यादा वोट लेने में सक्षम नजर आती है। उसकी भी साफ सी वजह है कि राव बहादुर सिंह चले हुए कारतूस है, उनको ना अहिरवाल में कोई पूछता, ना उनको जाट लैंड में पूछता। भिवानी महेंद्र की सीट 2 ही उसमें बटी हुई, एक अहिरवाल बेल्ट है, एक जाट बेल्ट है, तो उनको दोनों में वो नकारे जा चुके हैं। नैना चौटाला कितनी वोट ले सकते हैं आपके अनुसार? 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, या वही दिग्विजय वाला हाल हो जाएगा, बिलो 50,000? नैना चौटाला का मैं आप सवाल आप दूसरा करके, अगर मेरे से एक और सवाल करते, आपने नहीं किया, मैं बता दे एक मुकाबला होगा कि कुरुक्षेत्र से अभय सिंह ज्यादा वोट देते हैं या नैना चौटाला हिस्सा ज्यादा वोट देते हैं, ये देखना बहुत रोचक होगा जी। क्योंकि अब कुरुक्षेत्र की बात की जाए, जैसे भी अगले एपिसोड पे करेंगे, बहुत जेजेपी की बात आ गई कि भाई वो कैंडिडेट अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से, जहाँ से वो उस टाइम बुरी तरह से आ रहे थे जब उनके पिता चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी की तुत्ती बोलती थी। हालांकि उस टाइम उनकी पार्टी की स्थिति नीचे जमीन खिसक चुकी थी, पर उनको नहीं पता था कि आपके पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। दोनों भाई हार गए थे। अजय सिंह भिवानी से आ रहे थे और अभय सिंह आ रहे थे कुरुक्षेत्र से। तो अभय सिंह कुरुक्षेत्र में फिर जाकर अभय सिंह ने ताल ठोक दी, मैं तो कुरुक्षेत्र से फिर लड़ूंगा। अभय सिंह जी, आप कुरुक्षेत्र से उस समय चुनाव हार गए थे जब आपके पास पूरा संगठन था, आपका परिवार एक था, आपकी पार्टी एक थी, आप सत्ता में थे, आपके साधन आपके पास थे, संसाधन आपके पास थे, और कई तरह का दबाव आपके पास था। आज आपके पास क्या है? जो आप जिन चौधरी देवीलाल की वजह उसकी राजनीतिक विरासत पर दुष्यंत आपसे बहुत भारी पड़ चुका है, साबित कर चुका है। डायरेक्ट वे में ये कह रहे हैं कि नैना चौटाला ज्यादा वोट लेंगी अगर चुनाव नहीं जीत पाती है तो। नहीं, मेरा वहां नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि ये देखना रोचक होगा कि अभय सिंह ज्यादा वोट लेते हैं या नैना चौटाला। मेरा बात ये थी कि जैसे जेजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए, तो ये सवाल
उधर भी जा सकता है कुरुक्षेत्र में भी, क्योंकि अभय चौटाला जितने वोट लेते हैं वो किसको नुकसान करेंगे? वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान करेंगे, वो बीजेपी को फायदा करेंगे। तो वो सवाल उन पर ज्यादा बनता है कि अभय सिंह चौटाला किसके लिए गेम खेल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला भले ये खुद के चुनाव हर आदमी अपने लिए लड़ता है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट आएंगे तो कांग्रेस को नुकसान वहां पे कर सकते हैं जी। तो ये अगले एपिसोड में करेंगे इसको डिस्कस। लेकिन बड़े रोचक अब की बार चुनाव है ना, वो उसकी तरफ जाए जलेबी की तरह से, चलिए, पता नहीं कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म होगा। वैसे मलिक साहब कहीं कहीं कभी कभी किसी न किसी का फेवर कर जाते हैं, लेकिन आज इन्होंने बड़ा स्पष्ट बोला है कि जो ये टिकटें दी गई हैं ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं दी गई है, अपने संगठन के लिए। दूसरी बात इन्होंने अब कबूली है, अब भी फिलहाल जो सिनेरियो उसमें बीजेपी कोई भी लोकसभा सीट जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही। चलिए मलिक साहब, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब कांग्रेस की टिकट आएगी उसके बाद परिदृश्य है जो हरियाणा में वो खुलने लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू।